Hello बच्चों, welcome you all again to your physics channel Physics I am your physics teacher हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 24, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। ठीक है, तब लोग देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो पहले देखो, मैं डेफिनेशन या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में जाने से पहले एग्जैक्टली हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप लोगों को समझा देते हैं। उसके बाद इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसकी तरह जाएंगे। तो पहले देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सपोज बच्चों हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है। तो बेसिकली ये जो कंडक्टिंग वायर है हमारे पास, इसके पास हम लोग दोनों टर्मिनल में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो करने से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ये कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा व्हेन यू कनेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स विद द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गया आप लोग एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। तो अभी ये जो सेल का एनर्जी होगा, ये सेल का एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा थ्रू आउट द सर्किट। ऐसे पूरे सर्किट में सभी इलेक्ट्रॉन्स को इससे घुमाएंगे, ऐसे उसको एनर्जी देके इसको क्या करेंगे, पूरे सर्किट में ऐसे घुमाएंगे। तो करंट कैसे होगा, सर्किट में करंट जाएंगे ऐसे, करंट जाएगा ऐसे। ठीक है, करंट आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, आप लोग समझो। और इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे। कौन घुमाएंगे उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है सेल में, वो एनर्जी इसको घुमाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के ऊपर में यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कैसा क्या होता है, ये जो वायर है, वायर एक्चुअली क्या है, मेड अप ऑफ मेटल। तो मेटल जो होगा अंदर क्या होता है, उनमें बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस होता है। लैटिस मतलब क्रिस्टल का बहुत सारे जो हम लोग एटम बोलते हैं ना, मेटल के एटम्स, उनमें से क्या होगा, सभी मेटल एटम बन के सभी क्या होगा, ऐसे कुछ आप लोगों का लेयर जैसे वहाँ पे फॉर्म होंगे इनसाइड। ये जो कंडक्टर होगा ना, कंडक्टर के ऊपर हो या ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे एटम्स का लेयर होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे एटम्स का लेयर। और सिर्फ यहाँ पे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे। तो ये होगा आप लोगों का एटॉमिक लेयर ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो इनसाइड कंडक्टर या ऑन द कंडक्टर आप लोग बोलोगे, तो ऐसे है। तो इनके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास अभी सेल का एनर्जी आएगा, वो सेल का एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, थ्रू आउट द कंडक्टर वो ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये जितने सारे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एटम्स, इनके बीच क्या होगा, बहुत सारे ऐसे आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन ऐसे बहुत सारे होंगे। पॉजिटिव आयन हमको क्या यहाँ से मिला, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, मतलब ये जितने सारे एटम्स थे, एटम ने क्या किया, बाहर से बहुत सारे हीट एनर्जी लिया फ्रॉम द सराउंडिंग। लेने के बाद क्या होगा, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो सभी क्या होगा, एटम से आउटर मोस्ट सेल बाहर निकल आया, वो फ्री हो गया। होने से क्या होगा, यहाँ पे ऑन द सरफेस यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। और ऊपर से पहले से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे लेयर फॉर्म में, अलग अलग लेयर फॉर्म में ऐसे बहुत सारे क्या होगा, एटम्स का लेयर है, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो इनके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन आयन्स के साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंटली यहाँ पे कॉलिजन होगा। तो फ्रीक्वेंटली जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आयन्स में वाइब्रेट जो होगा, आयन्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी एंड दे सफर कॉलिजन विद द आयन्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लैटिस में जो है, जितने सारे आयन है, आयन्स के ऊपर, वो आयन्स में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या होगा, आयन और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिक जो रीजन है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो आयन्स में ट्रांसफर होंगे, उसके वजह से आयन्स का वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बहुत सारे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं हो रहेगा, पूरे जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा उसी में चला जाएगा, मतलब पूरा कंडक्टर जो है वो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमको मिलता है, मतलब करंट जाने से क्या होगा, कंडक्टर से हीट अप हो जाता है। फिर से मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टकट यहाँ पे बोल देता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एग्जैक्टली जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे लिख के देता हूँ, बाकी और नहीं लिखूंगा, बहुत शॉर्टली आपको इसको लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ सम काइनेटिक एनर्जी
when electrons move with some kinetic energy and suffer collision with the ions of crystal lattice of the conductor, kinetic energy Ke is transferred. Ke मतलब kinetic energy Ke is transferred to the ions. For this the ions starts vibrating with more energy which releases or produces, बोल सकते हो which produces heat energy. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब वही है. एग्जैक्ट जो कॉज है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इतना से ही आप लोगों को समझ में आने से हो जाएगा. तो इसको आप लोग लिखो. अभी ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है H = I² × RT. I मतलब होगा करंट, हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर. तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय जूल हीटिंग लॉ, यहाँ पे लिखोगे. इसके वजह से जो करंट यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो गया ना, हीट की वजह से और करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो गया उसका एक लॉ है जिसका नाम है जूल्स हीटिंग लॉ. तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे H = I² RT, मैथमेटिकली H = I² RT. और ये जो I है ये है करंट, R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और T है टाइम. मतलब कितने टाइम के लिए करंट थ्रू द कंडक्टर फ्लो हो रहा है. जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H is directly proportional to the square of the current. Number second point, heat is directly proportional to the time. रेजिस्टेंस तो आप लोग फिक्स होगा, तो जितना टाइम के लिए करंट जाएगा उसका स्क्वायर के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगा. टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. रेजिस्टेंस को भी आप लोग यहाँ पे लिखोगे, लिख सकते हो. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब भी क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. तो H is proportional to R also. ठीक है, अभी ये जो अभी हमारे पास है H = I² RT, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं फ्रॉम बाय द जूल यूनिट. तो हीट इज मेजर्ड विथ जूल यूनिट. इसी को अगर हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, हीट = I² RT बाय 4.18. इसको हम लोग कभी कभी 4.2 भी लिखते हैं, लेकिन 4.18 लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलोरी. ठीक है, अगर कैलोरी यूनिट में लिखना है तो ये जो जूल में हमको मिलेंगे उसको 4.18 से या 4.2 से डिवाइड करने से कैलोरी में आप लोगों को हीट मिल जाएगा. ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो. मैं अभी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखो. तो बच्चों यहाँ पे देखो, हीट प्रोड्यूस फॉर कांस्टेंट करंट, जो हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मिला था वो क्या था, H. यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, तो हीट प्रोड्यूस जो होते हैं वो क्या होते हैं, H = I² R × T. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये होगा, आप लोगों को देखना होगा, ये जो अभी हमको हीट मिल रहा है ना, हीट = I² RT, ये जो रेजिस्टेंस हमको मिला है ये सिंगल रेजिस्टेंस नहीं होगा. अगर हम लोगों को सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर दिए होते हैं या नहीं तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस देंगे तो क्या होगा. तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इसमें, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, if resistors are connected in series तो क्या होगा, H = हम लोग रेजिस्टर कनेक्ट सीरीज में क्या होगा, तब करंट वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा. करंट इज
कांस्टेंट, मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमेशा करंट जो फ्लो होगा थ्रू ऑल द रेजिस्टर दैट इज कांस्टेंट। तो हम लोग हीट का जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो यूज़ करेंगे वो आएगा A = I² RT। नहीं तो अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन देखेंगे, सपोज अभी जो रजिस्टर है वो पैरेलल कनेक्शन में आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इफ़ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ़ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट मतलब क्या होगा, V कांस्टेंट होगा। अगर V कांस्टेंट होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला को जब हीट हम लोग निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, A यहाँ पे अभी I² RT था ना, तो I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ओम्स लॉ था I = क्या आते हैं, V/R आते हैं ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V/R, यहाँ पे होगा आप लोग का होल स्क्वायर, यहाँ पे है RT, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, H = V²/R × T। तो इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में, इसको कब यूज़ करेंगे, सीरीज कनेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इन सीरीज, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे इन पैरेलल। हीट निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी, हीट पावर हम लोग बाद में देखेंगे, तो हीट पावर सबके लिए हम लोग एनर्जी इस पे यूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इन पैरेलल, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया आप लोग का हीट जनरेटेड इन बाय जूल हीटिंग लॉ क्या आएगा, A = I² RT। इसमें दो कंडीशन है, अगर रेजिस्टर्स हम लोगों को एक से ज़्यादा देंगे उसमें एडर सीरीज होगा, नहीं तो पैरेलल होगा। सीरीज होने से जो भी इक्विवेलेंट हमको रेजिस्टेंस मिलेंगे वो तो R ही होगा, लेकिन करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे A = I² RT, करंट जहाँ पे कांस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल में दिया होगा तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, I के जगह पे V यूज़ करेंगे यहाँ पे, सो I = V/R, तो इसको आप लोग इसको करोगे V²/R², ये कैंसिल हो गया, V²/R × T हो गया, ये होगा पैरेलल में। अभी अगर हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल हो तो आप लोग लिख सकते हो इफ़ करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस, इफ़ करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल V इज वेरिएबल, वेरिएबल तो क्या होगा, ठीक है, वेरिएबल। तो आप लोग लिखोगे लेट I करंट passes through a कंडक्टर। अभी I करंट जो है वो वेरिएबल करंट हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे लिखा है इफ करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल, तो क्या होगा, सपोज I वेरिएबल करंट जो होगा वो सपोज पासेस थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम टाइम T1 to T2, देन हीट प्रोड्यूस क्या आएगा, देन हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला मिला था A = I² RT, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो होगा वो क्या होगा, T1 से T2 लिया हुआ है, यहाँ पे जो आप लोगों को हीट मिलेंगे वो क्या आएगा, सपोज बहुत स्मॉल टाइम के लिए सपोज करंट जा रहा है, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सपोज DH है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए अगर हीट प्रोड्यूस होगा DH, और इसमें करंट जा रहा है आप लोगों का वेरिएबल करंट I, ठीक है, तो आप लोग I² लिखोगे, ये होगा R, ये सपोज हो गया आप लोगों का टाइम DT, ठीक है। अगर हमको टोटल करंट निकालना है थ्रू द कंडक्टर इन बिटवीन टाइम लिमिट फ्रॉम T1 to T2, फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत स्मॉल टाइम DT के लिए कोई भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा आप लोगों का DH, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पासिंग थ्रू द conductor, and suppose we want to find the current through the conductor from limit time T1 to T2, मतलब कोई भी सपोज आप लोग को टाइम दिया सकता है, सपोज 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड, ऐसे कुछ भी टाइम लिमिट दिया होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, H = इंटीग्रेशन ऑफ DH, यहाँ पे लिखोगे, नहीं तो इसको बाद में लिख सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, I² R यहाँ पे DT आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, H जो यहाँ पे होगा
ये होगा आप लोग का टाइम लिमिट T1 टू T2, तो इसमें आप लोग लिखेंगे h, और यहाँ पे जो होगा आप लोगों का I² और r, ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, और टाइम लिमिट जो होगा आप लोगों को क्या होगा dt, यहाँ पे आएगा t, तो t क्या आएगा फॉर्मूला T2 माइनस T1, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो अभी। तो बच्चा भी हमारे पास ये जो फॉर्मूला है DH इक्वल टू I² RT, अगर मैंने अभी ये बोला जो यहाँ पे जो बोला था, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या होगा, सब रेजिस्टर के थ्रू करंट सेम जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अगर पोटेंशियल जो रेजिस्टर जो होगा वो अगर पैरेलल कनेक्शन में आएगा तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे I² RDT लिखा है ना, इसी फॉर्मूला को आप लोग यहाँ पे टाइम लिमिट सेम ही रहेगा T1 टू T2, I के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V² बाई यहाँ पे R लिख सकते हैं। ठीक है, V² बाई R इंटू DT यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो और भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसमें, पावर इनटू टाइम, मतलब इसी फॉर्मूला को हम लोग अलग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ DH आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DH मतलब क्या होगा, हीट आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हो। इसको हम लोग अगर पावर के फॉर्म में लिखना है, ये तो हम लोगों के रेजिस्टेंस एंड करंट के फॉर्म में लिखा, अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब सिंपली आप लोग देखेंगे तो वोल्टेज इंटू करंट आता है, तो आप लोग यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा T1, यहाँ पे आएगा T2, यहाँ पे आएगा आप लोगों का DT। तो इस फॉर्म में हम लोग करंट को निकाल सकते हैं। जिस कंडीशन में जैसे भी हमको दिया होगा क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग ये सभी जो फॉर्मेट्स है हीट प्रोड्यूस करने का, हीट जनरेट करने का, इन सभी का आप लोग लिख लो। मैं भी दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो बच्चा अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पावर है टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग समझा देते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक फ़ैन है, फ़ैन में लिखा होता है यूजुअली जो होता है फ़ैन का जो पावर होता है वो लिखा जाता है 40 वाट। मतलब क्या होगा, फ़ैन को जब हम लोग, हमारे इंडिया में जो वोल्टेज सोर्स होता है वो यूजुअली 220 वोल्ट का सोर्स होता है। तो कोई भी 40 वाट का जो हमारे पास फ़ैन होगा उसको अगर हम लोग 220 वाट वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फ़ैन उस सोर्स से क्या करेगा, एनर्जी ड्रॉ करेगा। और कितना एनर्जी ड्रॉ करेगा, 40 जूल। पावर जो हमें फैन में लिखा होगा 40 वाट, मतलब क्या होगा, वो पार्टिकुलर फैन कोई भी 220 वोल्ट के सोर्स से 40 जूल एनर्जी क्या करेगा, ड्रॉ करेगा पर सेकेंड, और उसको क्या करेगा, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो डेफिनेशन में क्या दिया है आप लोग बाद में देख लेना। सपोज हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब सपोज 9 वाट या 10 वाट का है, कोई भी बल्ब हो, वाट का मीनिंग क्या है, वो जो पार्टिकुलर बल्ब होगा या कोई भी डिवाइस होगा जो इसमें वाट लिखा होगा ना, आप लोग देख लेना, कोई भी डिवाइस आप लोगों के पास होगा देखने वाले पार्ट, तो वहाँ पे देख लेना कहीं पे भी लिखा होगा कुछ वाट। आप लोग ये वाट जो होगा सिर्फ बल्ब और फैन में नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, अभी में क्या होगा, पानी हम लोग लेते हैं ना, पानी का मोटर, कभी भी आप लोग देखोगा वहाँ पर कुछ वाट लिखा होता है। वाट मतलब क्या होगा, एवरी 1 सेकेंड में वो पार्टिकुलर डिवाइस जितना वाट लिखा होगा उतना जूल एनर्जी 1 सेकंड में कन्वर्ट करता है टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अगर बल्ब होगा तो क्या होगा, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फैन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी। अगर हम लोग रूम हीटर देखेंगे, रूम हीटर में यूजुअली 2 किलोवाट लिखा जाता है। 2 किलोवाट मतलब क्या होगा, एवरी 1 सेकंड में 2000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसी का मीनिंग है पावर ऑफ द डिवाइस और पावर ऑफ द अप्लायंस। तो आप लोग देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होगा, द रेट एट व्हिच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द पावर ऑफ द अप्लायंस और पावर ऑफ द डिवाइस। तो पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इन वाट मेजर करते हैं। तो सपोज, तो यहाँ पर लिखो लेट आई करंट, लेट आई करंट passes, let I current passes through a resistor, R for time, suppose t, for time t, for constant potential difference under और in constant potential difference लिखोगे तो कोई बात नहीं है। तो resistor R for time t for constant potential difference, for constant potential difference, सपोज V है,
तो इसमें हम लोगों को जो वर्क डन होगा या जो क्या होगा आप लोग देखो, तो वर्क डन मतलब क्या होगा, कितना एनर्जी तो कन्वर्ट होगा आप लोग देखो, वो आएगा आप लोग का W, मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, वोल्टेज कितना था V था, करंट कितना था I था, उसमें क्या आएगा टाइम आएगा T। तो दिस इज योर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये जो रेजिस्टेंस मैंने बोला है, रेजिस्टेंस आप लोग समझ लेना, कोई भी डिवाइस वहाँ पे होगा, या तो फैन होगा, लाइट होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमेशा क्या होगा, सभी डिवाइस में रजिस्टर होगा। और रजिस्टर क्या करेगा, हमेशा कुछ पावर के सोर्स से, मतलब वोल्टेज सोर्स से वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी ड्रॉ करेगा, तो उसी एनर्जी को वो अदर फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो इसमें यही लिखा है, लेट आई करंट पासेस थ्रू ए रजिस्टर, मतलब थ्रू ए बल्ब, थ्रू ए फैन, कुछ भी हो सकता है, फॉर सपोज टाइम T एंड फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारे घर में होते हैं 220 वोल्ट, सपोज ऐसा ही समझ लो। तो वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ पे लिख सकते हो वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस, तो लिखोगे यहाँ पे देन वर्क डन और एनर्जी consumed by the appliance और by the resistor, यहाँ पे लिखा है ना, तो by the resistor लिख सकते हो, by the resistor R कितना आएगा, वो W इक्वल टू V इंटू आई इंटू T आएगा, ठीक है। अभी हमको डेफिनेशन में क्या बोला गया था, इट इज़ द रेट है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मतलब इट इज़ द रेट एट हुइच, तो देखो द रेट एट हुइच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब क्या होगा, जो भी एनर्जी आप कन्वर्ट करेंगे दैट शुड बी डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट मतलब टाइम से जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पार्टिकुलर डिवाइस ड्रॉ करेगा, उस एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना होगा। टाइम जो होगा आप लोग को मिनट में दिया जा सकता है, आवर में दिया जा सकता है, नहीं तो सेकंड में दिया जा सकता है। तो लेकिन रेट में मतलब हमेशा याद रखना, वो सेकंड में ही हमको देखना है हमेशा, मतलब मिनट में अगर दिया होगा तो उसको 60 से डिवाइड करना होगा, आवर में दिया होगा तो 3600 सेकंड से डिवाइड करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसमें अगर पावर निकालेंगे, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पावर। इसमें आप लोग जो है पावर, यहाँ पे जो वर्क डन मैंने लिखा है ना, इसमें आप लोग इसमें एनर्जी भी लिख सकते हो, इसमें सिर्फ वर्क डन नहीं, एनर्जी भी कभी कभी लिख सकते हो। यहाँ पे वर्क डन मतलब एनर्जी, यहाँ पे दो आ सकता है, तो वर्क डन और एनर्जी दोनों इक्वल टू क्या आएगा, VIT। देयरफॉर पावर इक्वल टू क्या आएगा, आप लोग वर्क डन बाई T भी लिख सकते हो, नहीं तो और एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वर्क डन के लिए क्या था, VIT था, तो इसमें आप लोग लिखोगे VIT बाई T, तो T कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा यहाँ पे V इंटू आई रहेगा। पावर इक्वल कितना रहेगा, V इंटू आई। तो ये जो V इंटू आई है, अभी जो आप लोगों को बोला था, अगर हम लोग बल्ब के कंडीशन में देखेंगे इसको, तो क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होगा, वो अगर रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू इसी फॉर्मूला को, VI को हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन I²R, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V²/R भी लिखेंगे। सिर्फ ये देखना होगा, अगर सीरीज़ में कोई भी रजिस्टर होगा या कोई भी डिवाइस होगा, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे पावर कंज्यूम कितना होगा, I²R, और अगर पैरेलल में वो सब डिवाइसेस या अप्लायंसेस कनेक्टेड होगा, तो हम लोग देखेंगे पावर कैसे कंज्यूम होगा, वो V²/R आएगा। अभी जब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिक पावर। और एनर्जी मतलब क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या था, सपोज अभी हमारे पास कोई भी एक सेल है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, सपोज सेल या बैटरी, आप कुछ भी लो, सपोज एक सेल ही लेते हैं, इस सेल में सपोज 10 वोल्ट का एनर्जी है, सपोज ये 10 वोल्ट का है, या सपोज 12 वोल्ट का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिवाइसेस सपोज यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सपोज एक रजिस्टर हो गया, कोई भी रजिस्टर मतलब कोई भी डिवाइस हो सकता है, सपोज एक बल्ब हो गया, ठीक है, कोई भी दूसरा चीज़ यहाँ पे हो सकता है। सपोज ऐसे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, ये सब सीरीज़ में है। सपोज इस रजिस्टर का वैल्यू है 20 सपोज ओम है, बल्ब का सपोज ये हो गया सपोज 100, सपोज बल्ब का हो गया 10 ओम, ठीक है। तो अभी ये जो 12 वोल्ट का सोर्स हम लोगों ने इन दोनों के साथ कनेक्ट किया है, बल्ब में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये ऑलरेडी एक रजिस्टर है 20 ओम का, ये यहाँ पे भी एक 10 ओम का रजिस्टर होगा। जो भी होगा, इन दोनों ने यहाँ से जो सेल होगा, सेल से कितना टोटल एनर्जी ड्रॉ किया है, इस सेल से इन दोनों ने मिलके टोटल कितना एनर्जी ड्रॉ किया है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैं आप लोग लिख के दे दूंगा, पहले आप इसको है थोड़ा सा पॉज करके इसको लिखो, एक बार देखो इसको।
बच्चे भाई इस टॉपिक का देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको अभी देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने बल्ब लिया था सपोज 10 ओम का, सपोज रेजिस्टेंस था 10 ओम, सपोज इसका पावर है 9 वाट, सपोज 9 वाट। ये जो रजिस्टर है सपोज ये कोई भी डिवाइस का है रेजिस्टेंस है, सपोज इसमें जो वाट है सपोज 10 वाट। तो इसमें क्वेश्चन जो डेफिनेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया है, देखो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या था, अभी जो बोला था ये जो सोर्स था 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स या ईएमएफ सोर्स जो भी आप लोग बोलोगे, तो ये ईएमएफ सोर्स कितना वैल्यू है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स में से ये जितने सारे डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ये सभी डिवाइसेस का जो पावर है, ये पावर मिलके कितना एनर्जी इससे ड्रॉ करेगा और एनर्जी इज कंज्यूम्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। तो यहाँ पे लिखा है देखो, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये पूरा सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए ये जो पावर लिखा है ना, पावर देखो, तो एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट। तो यहाँ पे लिखा है देखो, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द अप्लायंस एंड द टाइम फॉर विच द पावर इज मेंटेन्ड। मतलब इसमें जो आप लोगों का 10 वाट दिया हुआ है, इसमें जो 9 वाट दिया है, इसमें और कोई भी डिवाइस इसमें कनेक्टेड हो सकता है। तो सभी डिवाइस मिलके इस सोर्स से जितना एनर्जी वो लोग लेंगे और जितना पावर टोटल वो यूज़ करेंगे और जितने टाइम के लिए करेंगे, उन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एनर्जी। तो इसलिए को बोला जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट इज़ ऑलवेज सप्लाइड बाय द सोर्स। और आउट ऑफ द 12 वोल्ट ये जो भी आप लोगों का एनर्जी होगा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो भी एनर्जी यूज़ करेगा आउट ऑफ दिस 12 वोल्ट इसने कितना एनर्जी इसने यूज़ किया है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या आएगा, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब E डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द अप्लायंस मतलब P एंड द टाइम फॉर विच द पावर इज मेंटेन्ड मतलब टाइम। तो ये पावर इक्वल टू क्या मिलता था हम लोगों को, पावर इक्वल टू आप लोगों के पास ये V इंटू आई, तो यहाँ पे V इंटू आई मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया V इंटू आई इंटू टी। तो दिस इज योर एनर्जी। तो इसको हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। और ये अभी जो यहाँ पे जो लिखा था, इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू ये V इंटू आई है ना, इसको आप लोग आई स्क्वायर आर टी जो होगा ये ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चा देखो, अभी ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैं इस जो वीडियो ला रहा हूँ ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग और थोड़ा हीटिंग इफेक्ट आप लोगों को पढ़ना होगा और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले आप लोग और थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे बाकी है। देखो अभी जो हमको एनर्जी मिला है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जूल में, लेकिन दूसरा यूनिट भी है, ये आप लोगों को पहले भी मिला है, फिर भी आप लोग रिपीट कर रहा हूँ। देखो 1 किलो वाट, इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 किलो वाट मतलब क्या होता है 1000 वाट। तो इसको आप लोग लिखोगे 10⁻³ या डायरेक्टली लिखोगे 1000 वाट इनटू इसमें जो आवर लिखा है ना, आवर को हम लोग क्या करेंगे 3600 जूल बाय सेकेंड लिखेंगे। तो ये क्या होगा आप लोगों का 36, 1 2 3 4 5, ये होगा आप लोगों का जूल। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब क्या होगा 1 किलो वाट आवर एनर्जी मतलब क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं 1 यूनिट भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोग ये सब सही होगा, इसलिए लिख के देखो। और 1 किलो वाट मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट मतलब क्या होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट मतलब क्या होगा 10⁻6 वाट। 1 यहाँ पे और लिखो 1 किलो वाट होगा। 1 मिली वाट मतलब स्मॉल ऐसे आएगा मिली वाट, तो आएगा 10⁻³ वाट। ऐसे बहुत सारे आप लोग चीज़ें मिलेंगे। तो ये सब आप लोग लिखो। आज इस वीडियो में इतना ही, इसको पॉज करके लिखो। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, इसमें हम लोग और थोड़ा सा बाकी है टॉपिक से कवर करना, वो कवर करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 जो होगा आप लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहाँ पे हम लोग जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। एंड आई एम सॉरी दैट मैं 2-3 दिन से मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था तो वीडियो नहीं बनाना पड़ा था। आप अभी तो ठीक हूँ, तो वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।